नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के हालिया उपराष्ट्रपति चुनाव की। जी। श्री सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। तो हमारे पास जो जानकारी है उसी के आधार पर उनके चुनाव, उनकी पृष्ठभूमि और जाहिर है इस पद से जुड़े संवैधानिक पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। इरादा यही है कि इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझें, मतलब चुनाव कैसे हुआ, कौन है नए उपराष्ट्रपति और संविधान क्या कहता है इस पद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, जरूर। अच्छा, शुरू करते हैं एक रोचक तथ्य से। श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के 17वें उपराष्ट्रपति बने हैं। जी। लेकिन व्यक्ति के तौर पर देखें तो वो 15वें व्यक्ति हैं जो इस पद पर आए हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। हाँ, ये गिनती का फर्क है असल में, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और श्री हामिद अंसारी दोनों ही दो बार, मतलब 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे हैं। अच्छा, 2 ज्यादा हो जाती है। ये बस एक छोटी सी पर ध्यान देने वाली बात है। सही, ये स्पष्ट हो गया। तो अब सीधे आते हैं चुनाव पर। ये चुनाव कैसे हुआ, नतीजे क्या रहे, आंकड़े क्या कहते हैं? हाँ, आंकड़े देखिए काफी साफ तस्वीर दिखाते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन डालता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, है ना? जी हाँ, लोकसभा और राज्यसभा। बिल्कुल। तो कुल संभावित वोट थे 788, लेकिन इसमें से 7 वोट खाली रहे, मतलब वो डाले ही नहीं गए। अच्छा, 7 वोट पड़े ही नहीं, और कुछ वोट अवैध भी हुए शायद? हाँ, बिल्कुल। 15 वोट अवैध यानी इनवैलिड करार दिए गए। तो अगर हम 788 में से ये 7 खाली और 15 अवैध वोट हटा दें तो कुल वैध वोट जिन पर असल मुकाबला हुआ वो थे 752। 752 वैध वोट, ठीक है। तो इन 752 में से श्री राधाकृष्णन को कितने मिले? जी, इन 752 में से श्री सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में पड़े 452 वोट। 452। हाँ, और उनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे, पूर्व न्यायाधीश श्री सुदर्शन रेड्डी, उन्हें मिले 300 वोट। 452 और 300, मतलब 152 वोटों का फर्क। जी। ये तो काफी बड़ा अंतर है। हाँ, काफी बड़ा। मतलब कोई करीबी मुकाबला नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही निर्णायक जीत है। इसमें कोई शक या कांटे की टक्कर वाली बात ही नहीं थी। बहुमत एकदम स्पष्ट था, जो दिखाता है कि उनके पक्ष में मजबूत समर्थन था। स्पष्ट जीत के साथ वो नए उपराष्ट्रपति बने। अच्छा, ये भी जानना जरूरी है कि उन्होंने किनकी जगह ली है। उनसे पहले कौन थे उपराष्ट्रपति? उन्होंने श्री जगदीप धनखड़ जी का स्थान लिया है। श्री धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे। जी। और जो जानकारी है उसके मुताबिक श्री धनखड़ जी ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, तो ये चुनाव उनके इस्तीफे की वजह से हुआ। चलिए अब थोड़ा नए उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन के बारे में जानते हैं। उनकी पृष्ठभूमि, उनका सफर, क्या जानकारी है? श्री राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु में हुआ है, कोयम्बटूर में। उनका सार्वजनिक जीवन काफी लंबा रहा है और इस पद पर आने से ठीक पहले, मतलब उपराष्ट्रपति बनने से ठीक पहले, वो महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल, ये भी एक अहम संवैधानिक पद है। तो क्या लगता है ये अनुभव उपराष्ट्रपति के तौर पर उनकी भूमिका में कुछ मदद करेगा? हाँ, बिल्कुल मदद करेगा। राज्यपाल के तौर पर उन्हें राज्य स्तर पर संवैधानिक और जो प्रशासनिक कामकाज होता है उसका सीधा अनुभव मिला है। और देखिए, उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं ना? हाँ, पदेन सभापति। हाँ, पदेन सभापति, जहाँ अलग अलग राज्यों और पार्टियों के सदस्य होते हैं। तो ऐसे में जो उनका पिछला अनुभव है अलग अलग लोगों के साथ काम करने का, वो बहुत काम आ सकता है। सही कहा। जानकारी में एक बात और लिखी है कि उन्हें दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु में, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। हम यहाँ सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, कोई राजनीतिक विश्लेषण नहीं। जी हाँ, ये बिंदु उनके राजनीतिक करियर का एक महत्वपूर्ण पहलू दिखाता है। मतलब ये कि वो सिर्फ संवैधानिक पदों पर ही नहीं रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन में भी काफी सक्रिय रहे हैं। उनका ये अनुभव खासकर दक्षिण भारत के संदर्भ में उनके राजनीतिक प्रोफाइल को समझने में मदद करता है। और हो सकता है कि राज्यसभा में अलग अलग दलों के बीच तालमेल बिठाने में भी ये अनुभव उनके काम आए। बिल्कुल। तो हमने चुनाव देख लिया, उनकी पृष्ठभूमि समझ ली। अब आते हैं इस पद के संवैधानिक आधार पर। ये पद कितना महत्वपूर्ण है, संविधान क्या कहता है इसके बारे में? हाँ, ये बहुत जरूरी है। संविधान में उपराष्ट्रपति पद का जिक्र बहुत साफ तौर पर है। अनुच्छेद 63 यानी आर्टिकल 63 वो सीधे कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। बस इतना? हाँ, वाक्य छोटा है पर ये पद की अनिवार्यता तय करता है।
मतलब ये कोई वैकल्पिक पद नहीं है, ये होगा ही। अच्छा। और उनकी सबसे अहम भूमिका क्या है, जो सबसे ज्यादा जानी जाती है? वो है अनुच्छेद 64 में, आर्टिकल 64। इसके तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। पदेन सभापति। हाँ। एक्स ऑफिशियो मतलब? एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो अपने आप ही उस पद पर होने के नाते राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। उसे अलग से सभापति नहीं बनाया जाता। अच्छा, समझा। यानी राज्यसभा की पूरी कार्यवाही का संचालन वो सब इनकी जिम्मेदारी है। जैसे सदन में व्यवस्था रखना, सदस्यों को बोलने का समय देना, नियमों को समझाना, ये सब। हाँ बिल्कुल, ये सब उनकी विधायी भूमिका का हिस्सा है। वो एक तरह से सदन के गार्डियन या संरक्षक की तरह काम करते हैं। और इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, वो अनुच्छेद 65 में है। वो क्या है? वो ये कि जब राष्ट्रपति मौजूद ना हो या बीमार हो या किसी भी वजह से अपना काम न कर पा रहे हो या फिर राष्ट्रपति का पद ही खाली हो जाए, तब उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो एक तरह से दोहरी भूमिका हो गई, राज्यसभा के सभापति और जरूरत पड़ने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं इनके चुनाव की प्रक्रिया पर। संविधान इसके बारे में क्या कहता है? आर्टिकल कौन सा है? चुनाव की प्रक्रिया है अनुच्छेद 66 में, आर्टिकल 66। इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल मतलब एक इलेक्टोरल कॉलेज करेगा। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन-कौन होते हैं? इसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी, दोनों तरह के सदस्य। ठीक है। और वोटिंग का तरीका क्या होता है? क्या ये आम चुनाव जैसा होता है? नहीं, ये थोड़ा अलग है। संविधान कहता है कि चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और वोटिंग गुप्त होगी, मतलब सीक्रेट बैलेट। ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत, ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। हाँ, लगते हैं। क्या इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकती है? मतलब इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है इस चुनाव के लिए? हाँ, कोशिश करती हूँ। देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो मूल आइडिया है वो ये है कि जीत सिर्फ सबसे ज्यादा वोट मिलने से ना हो, बल्कि जीतने के लिए वोटों का एक निश्चित कोटा हासिल करना पड़े। अच्छा, एक कोटा। हाँ, और एकल संक्रमणीय मत का मतलब है कि वोटर वोट तो एक ही देता है, लेकिन वो बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को रैंक कर सकता है। पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, ऐसे। हासिल नहीं कर पाता तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है और उसके वोटों को वोटरों की दूसरी पसंद के अनुसार बाकी उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। अच्छा, ये प्रक्रिया चलती रहती है? हाँ, ये तब तक चलती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को जीत के लिए जरूरी कोटा न मिल जाए। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्योंकि ज्यादातर दो ही मुख्य उम्मीदवार होते हैं, तो इसका असर ये होता है कि जीतने वाले को आधे से ज्यादा वैध वोटों का समर्थन जरूर मिलता है। समझ गया। और गुप्त मतदान का मतलब तो साफ ही है, किसने किसे वोट दिया ये पता नहीं चलता। धन्यवाद, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। प्रक्रिया अब ज्यादा साफ हो गई है। अच्छा, अब उनके कार्यकाल की बात करते हैं। कितने समय के लिए चुने जाते हैं? अनुच्छेद 67, आर्टिकल 67 उनके कार्यकाल के बारे में है। सामान्य तौर पर वो पद संभालने की तारीख से 5 साल के लिए पद पर रहते हैं। 5 साल? जी। और इसी अनुच्छेद में ये भी बताया गया है कि वो कैसे इस्तीफा दे सकते हैं या उन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है। हटाने की भी प्रक्रिया है? हाँ, है, लेकिन ये थोड़ी मुश्किल है। उन्हें हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जा सकता है और उसे पास करने के लिए राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है और उस पर लोकसभा की सहमति भी चाहिए होती है। यानी प्रक्रिया काफी मजबूत है। तो ये जो अनुच्छेद हैं 363, 64, 66 और 67, ये मिलकर उपराष्ट्रपति पद की पूरी संवैधानिक रूपरेखा तैयार करते हैं। जी। पद का होना, भूमिका, चुनाव कार्यकाल, सब कुछ। हाँ, मोटे तौर पर यही है। लेकिन जब हम अनुच्छेद 66 यानी चुनाव प्रक्रिया की बात कर रहे थे ना, हाँ। तो उससे जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प, मतलब एक रोचक ऐतिहासिक बात भी है जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों को पता ना हो। अच्छा, वो क्या है, बताइए। बात यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की ये जो अभी की व्यवस्था है, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत, गुप्त मतदान, ये सब, हाँ, यह हमेशा से ऐसी नहीं थी। जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था, तब ये प्रक्रिया अलग थी। सच में? अरे, मुझे लगा था ये सब बिल्कुल शुरू से ही ऐसा होगा।
ये तो वाकई बड़ी आश्चर्य की बात है। हाँ, है ना। मूल संविधान में पद था, भूमिका राज्यसभा सभापति थी, सब साफ था। लेकिन अनुच्छेद 66 में चुनाव का तरीका अलग लिखा था। कैसा था वो तरीका? उसमें लिखा था कि चुनाव संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मतलब जॉइंट मीटिंग में होगा। और उसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व का जिक्र नहीं था। जॉइंट मीटिंग में? तो ये बदलाव कब हुआ और क्यों? मतलब संयुक्त बैठक की जगह ये मौजूदा तरीका क्यों अपनाया गया? ये बदलाव हुआ 1961 में। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम पास किया गया। 1961 11वां संशोधन। जी, इस संशोधन ने अनुच्छेद 66 को बदल दिया और ये जो आज की चुनाव प्रक्रिया है, इसे लागू किया। इसके पीछे कारण ये था कि वो जो संयुक्त बैठक वाली प्रक्रिया थी, उसे थोड़ा जटिल माना गया। और ये भी डर था कि उसमें लोकसभा, क्योंकि उसमें सदस्य ज्यादा होते हैं, उसका प्रभाव ज्यादा हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। तो इस मौजूदा प्रणाली को ज्यादा ठीक, ज्यादा प्रतिनिधित्वपूर्ण और व्यवहारिक माना गया। 11वां संविधान संशोधन 1961, ये जानना तो बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई बस एक बार लिख दी गई किताब नहीं है, बल्कि ये समय के साथ विकसित हुआ है। बिल्कुल। जरूरत और अनुभव के हिसाब से इसमें बदलाव हुए हैं। निश्चित रूप से ये हमारे संविधान की एक खूबी है, उसकी जीवंतता का प्रमाण है। इस बदलाव ने चुनाव प्रक्रिया को और बेहतर बनाया।